Hello students, welcome to the 7th video of this chapter, Natural Resources. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स की, जो है तीन में से एक. हमने एटमॉस्फेयर कर लिया है, हाइड्रोस्फीयर कर लिया है, अब हम करने वाले हैं लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इसका मतलब लैंड. और लैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लैंड पर ही जो प्लांट्स उगते हैं उनको लैंड से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो लैंड या सॉइल इज एक खजाना है न्यूट्रिएंट्स का, और वो एक सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का. और सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, वो सब हम एक ही इस वीडियो में देखने वाले हैं. अभी हम लोग शुरू करते हैं कि सॉइल क्या है. तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, जिसको आप क्रस्ट बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. बहुत सारे मिनरल्स जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए यूजफुल है. और ये जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स तो रॉक फॉर्म में है. रॉक तो अर्थ क्रस्ट पे क्या क्या है? मिट्टी भी है, पत्थर भी है, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े रॉक्स भी है. तो वो रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं. What are they made of? They are made of chemicals, and those chemicals are important nutrients, are important minerals for use by plants. तो ये मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स होते हैं इस लेयर में, और ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ फॉर्म्स. These would be unavailable if locked up in huge rocks. तो हमने बोला था कि ये रॉक्स में भी होते हैं. फिर रॉक्स जब आप तोड़ो तो मिट्टी बन जाती है. तो वो जो रॉक्स होते हैं उसमें वो लॉक्ड अप होंगे अगर मिनरल्स, तो हमारे यूज के तो है ही नहीं, ना प्लांट्स के यूज के हैं. तो इनका एक ग्रेजुअल, आपने कभी देखा है, बहुत कम देखा होगा कि जैसे एक रॉक रहता है और रॉक पर पेड़ उग रहा है. रॉक पर पेड़ उगना मुश्किल है. वाई? बिकॉज ट्रीज उसके अंदर रूट्स नहीं डाल सकते, उसको ग्रैब नहीं कर सकते. यस, देयर आर सम लाइफ फॉर्म्स विच ग्रो ऑन रॉक्स, बट ट्रीज कैन नॉट ग्रो देयर. सो उसमें मिनरल्स है भी, तो भी मैं अंदर जाके उसको एब्जॉर्ब एज अ प्लांट नहीं कर सकता. वाटर भी हमको उसमें से जैसे सॉइल के अंदर वाटर ऐसे स्टोर्ड रहता है, बट अगर वो रॉक रहेगा तो उसके अंदर में मुझे वाटर नहीं मिलेगा. सो द पॉइंट इज दैट इट वुड बी नॉट यूजफुल. तो ये जो रॉक है ये ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होता है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स. ये स्लोली ब्रेक डाउन होते रहते हैं रॉक्स. कैसे? द ग्रेजुअल ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय वेरियस केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मेक द सॉइल. तो रॉक से ही सॉइल बना है, रॉक से ही, पत्थरों से ही सॉइल बना है. जो सॉइल का कॉम्पोजिशन है, पत्थरों का कॉम्पोजिशन मिनरल के तौर पे वही है. बट रॉक से सॉइल तक कैसे पहुंचते हैं? तो उसके लिए कुछ केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं. केमिकल प्रोसेसेस मतलब कुछ केमिस्ट्री होता है उनके साथ, कुछ रिएक्शंस होता है. फिजिकल प्रोसेसेस मतलब हीट, लाइट, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब होता है. और बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कुछ लाइफ फॉर्म्स ही रॉक को डिसइंटीग्रेट करके सॉइल बनाते हैं. तो ये सारे प्रोसेसेस कौन से होंगे और वो कैसे होता है, वो हम अभी देखने वाले हैं. मैं इसको हटा देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. नाउ लेट अस लुक एट द फैक्टर्स विच मेक सॉइल ओवर लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. चलो, सो ये 4 फैक्टर्स हमने देखने हैं. वो है सन, जिसकी वजह से कैसे सॉइल का प्रोसेस, सॉइल बनने का प्रोसेस होता है. वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन फैक्टर्स की वजह से कैसे रॉक से सॉइल बनता है वो हमको देखना है. माइंड यू, ऑल दीज प्रोसेसेस टेक्स many years. So even if you don't see them for maybe 1 or 2 years, that's not a surprise. ये बहुत सालों की constant process के बाद धीरे धीरे सॉइल बनता है. Okay, let's look at these things one by one. So sun क्या करता है? sun rocks को हीट अप करता है. तो जब वो हीट अप करता है तो रॉक्स थोड़े से एक्सपांड होते हैं, बहुत थोड़े से. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो रॉक्स एक्सपांड होते हैं. फिर जब रात हो जाती है तो रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ठंडी हो गई है. तो ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन
पूरे रॉक में यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ पार्ट्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ पार्ट्स जल्दी एक्सपांड हो जाते हैं, कुछ कम एक्सपांड होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवर ईयर्स, इससे क्रैक्स बनने लग जाते हैं, तो जब रॉक एकदम एक्सपांड हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो अनइवन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की वजह से क्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सालों तक होगा, तो बहुत बड़े रॉक में से कुछ कुछ रॉक के पत्थरों के पार्टिकल्स निकलने लग जाएंगे। तो अगर आपने देखा हो कि कुछ रॉक्स होते हैं, अगर आप पहाड़ों पे गए हो तो आपने देखा होगा कुछ रॉक्स जो होते हैं वो गर्मी के सीजन में आप देखते हो कि वो इजीली निकल जाते हैं। अगर आपने कुछ पार्टिकल्स कभी निकाल के देखे होंगे तो वो निकल जाते हैं। तो ये चीजें ओवर द इयर्स, आपको और इंसान को इस धरती पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर सो मेनी इयर्स। एंड ऐसे प्रोसेस होते 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 बहुत बड़े बोल्डर्स और बहुत बड़े स्टोन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे स्टोन्स बन रहे हैं अभी भी। यू माइट नॉट बी एबल टू सी देम। आप बोलेंगे सर ये पहाड़ तो वैसे ही था, अभी भी तो वैसा ही है, बट ओवर द इयर्स दीज थिंग्स हैपन। ओके, अच्छा वाटर कैसे करता है? अभी जो क्रैक्स बने थे यहाँ पर, जो क्रैक्स बने थे अनइवन हीटिंग की वजह से, वो क्रैक्स में कभी कभी पानी चला जाता है, बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, उसमें चले जाता है। और अगर वो पानी, तो कभी कभी पानी अंदर रहता है और अंदर ही रह जाता है, बिकॉज इट्स अ क्रैक एंड इट माइट स्टे देयर। नाउ वाटर देयर विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, वाटर आता रहेगा, वाटर इवेपोरेट भी होता रहेगा, और दिन और रात में वाटर एक्सपांड होगा, कूल होगा, वाटर के साथ भी होगा। बट समटाइम्स अगर वो फ्रीज हो जाए, तो आपको पता है कि वाटर जब फ्रीज होता है तो और एक्सपांड हो जाता है। तो अगर ऐसा होने लग जाए तो कभी कभी वो एक्सपांशन के चक्कर में कभी कभी ऊपर जगह नहीं रहती, कभी कभी होल्स रहते हैं, कभी कभी पॉकेट्स होते हैं, उसमें अगर पानी चला जाए और एक्सपांड हो जाए, देन दीज रॉक्स के जो क्रैक्स हैं वो क्रैक्स और वाइडन हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। तो पानी इस तरीके से भी करता है। ओके, बट आप सोचते होंगे कि सर डेजर्ट में या हॉट कंट्रीज में जहां पर फ्रीज नहीं होता पानी, वहां पे क्या? तो वहां पे ये होता है कि फ्लोइंग रिवर्स, अब जब पानी चलता है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर, पानी के अंदर जो पत्थर होते हैं, वो पेबल्स होते हैं, वो बहुत स्मूथ है। क्यों स्मूथ है? क्योंकि अभी आप यहां देखो, कोई पत्थर तो स्मूथ नहीं है, उसका रैंडम सा शेप होगा, बट वही पत्थर अगर पानी में, रिवर में हो, एंड ओवर मेनी मेनी डेज, मेनी मेनी ईयर्स, मेनी मेनी डेकेड्स, सेंचुरीज वो नदी बह रही है और वो पत्थर को मारते हुए जा रही है, तो उसके ऊपर अगर पानी बार बार बार, आप बोलेंगे सर पानी का क्या फोर्स है, पानी क्या पत्थर को मारेगा? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो चलता रहेगा तो पत्थर ऊपर से स्मूथ हो जाता है। इसीलिए आपको वो जो पेबल्स होते हैं, जो स्मूथ पत्थर होते हैं, वो आपको नदी के पास मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी ने मार मार के उनको, पानी उसके ऊपर चल चल के उसको इरोड कर दिया, उसको इरोजन कर दिया, मतलब उसको लेट्स से उसके ऊपर के पार्टिकल्स को तोड़ दिया है, उसको स्मूथ कर दिया है, बहुत स्मूथ होते हैं वो। सो फ्लोइंग रिवर्स वेयर मतलब घिस देते हैं हार्ड रॉक्स को ओवर टाइम। ऑल्सो फ्लोइंग रॉक्स, तो जब पानी, नदी के साथ कभी कभी रॉक्स भी चले जाते हैं, तो रॉक्स एक दूसरे के साथ रब होते हैं, तो रॉक्स एक दूसरे के साथ कभी कभी रब भी होते हैं। तो ये जो रब होने वाले रॉक्स है, दे रब अगेंस्ट ईच अदर, दिस कॉजेज एब्रेशन, दिस कॉजेज फ्रिक्शन, और उसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स टूटने लग जाते हैं, और ये भी बहुत सालों तक होता है। इसीलिए वो जो पेबल्स होते हैं वो स्मूथ भी हो जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे के ऊपर रब करके, फ्रिक्शन करके भी वो पार्टिकल्स, रफ एजेस निकल जाते हैं। नाउ दीज स्मॉल पेबल्स, जैसे छोटे छोटे, बड़े का छोटा होगा, छोटे का और छोटा होगा, ऐसे करते करते ये इतने भी छोटे हो जाते हैं कि पानी इनको साथ में लेके चला जाता है। ओके, सो आप देख रहे हो कि बड़े पत्थर का छोटा पत्थर हो रहा है सन की वजह से, बिकॉज वो टूट रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन की अनइवन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन की वजह से क्रैक्स हो रहे हैं, क्रैक्स में पानी घुस सकता है, वो एक्सपांड और
कूल हो सकता है, उससे और टुकड़े हो सकते हैं, और वो टुकड़े अगर पानी में रहेंगे तो पानी उसको और फ्रिक्शन करके और पार्टिकल्स कर देता है। ओके, विंड भी कर सकता है। आपने कुछ कुछ पहाड़ देखे होंगे, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में या कहीं एक पहाड़ है जो विंड इरोजन की वजह से बना है। विंड इरोजन या सी के इरोजन की वजह से वो रॉक बना है, वो पहाड़ बना है। तो आई होप मैं उसका फोटो आपको दिखा दूंगा। तो वो जब हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से वो पत्थर इरोड होने लग जाते हैं। यस, हवा चलने की वजह से भी ओवर मेनी मेनी ईयर्स वो पत्थर के कुछ पार्टिकल्स टूट सकते हैं। सी, कॉन्स्टेंटली अगर आप कोई चीज करते रहोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे से बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरता है, तो आप एक बूंद डालोगे आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, और एक बूंद डालोगे कुछ नहीं हुआ। पर अगर आप 100 सालों तक वही चीज करते रहोगे, अगर ये अर्थ का नेचर जो है वो हजारों सालों तक वही चीज करता रहेगा तो फर्क तो पड़ेगा। सो एयर ऑल्सो, विंड ऑल्सो कैन इरोड और कैन ब्रेक अप द रॉक्स, और उसकी वजह से वो पार्टिकल्स निकलते हैं और फिर वो रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स इरोड रॉक जस्ट लाइक फ्लोइंग वाटर। यस, इट डज, एंड इट ऑल्सो कैरीज द पार्टिकल्स विद देम फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो सहारा डेजर्ट में कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, और वो डेजर्ट से नीचे, सहारा डेजर्ट से नीचे जहां पर बारिश और होती है, जहां पर डेजर्ट नहीं है, तो वहां पे वो हवा आती है और यहाँ पर वो सॉइल के पार्टिकल्स, वो मिट्टी के पार्टिकल्स लेके आ जाती है। सो जब विंड चलती है तो पत्थर इरोड भी होते हैं और सॉइल यहां से वहां ट्रांसपोर्ट भी होता है, जस्ट लाइक वाटर डज। पानी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, हवा भी तूफान के तौर पे हवा यहां से वहां लेके जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे कर सकते हैं। लाइकन की बात हमने पहले की है एयर पोल्यूशन में। सो लाइकन ग्रोज ऑन सरफेस ऑफ रॉक्स, और वहां पर वो क्या करता है कि कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स दिस आल्सो टेक्स मेनी ईयर्स। अब ये डिसइंटीग्रेशन की वजह से कभी कभी पत्थर टूट जाते हैं और पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन सकते हैं। अब वो छोटे पार्टिकल्स पे मॉस जो होता है, एक और ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो उस पर ग्रो होना स्टार्ट होता है, और फिर और कुछ कुछ चीजें रिलीज होती है, उसके रूट्स जाते हैं, फिर उसको पकड़ता है, एंड देन इट ऑल डिसइंटीग्रेट्स अगेन। तो लाइकेन इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, मॉस इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर, जिससे रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल हो रहे हैं, पार्टिकल से और छोटे छोटे पार्टिकल हो रहे हैं मॉस की वजह से, एंड कभी कभी रूट्स भी जो होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रीज के रूट्स कभी आपको दिखेंगे पत्थर में, रॉक में, तो रॉक में कभी कभी एंटर कर देते हैं, और वो रूट्स जब ग्रो होते हैं सो दे एक्सपांड एंड दे कैन इवन वाइडन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स। यस दे कैन, यस। तो जब वो जमीन में जाते हैं रॉक्स, जो रूट्स जाते हैं, बहुत दे वांट टू रियली एक्सपांड, और कभी वो अगर क्रैक्स में घुस गए एंड देन दे एक्सपांड, तो वो और क्रैक्स वाइडन हो जाते हैं, राइट? गुड। अभी हम कुछ और बातें करेंगे सॉइल के बारे में, मैं इसको हटा देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अभी तक हमने देखा कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल वेदरिंग प्रोसेस या डिसइंटीग्रेशन से रॉक से सॉइल बन जाता है, बट सॉइल में होता क्या क्या है वो अभी हमको देखना है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में बेसिकली पहले तो आप देख लो कोई भी मिट्टी आपके आसपास जो भी सॉइल होगा, आप उसमें देखो आपको कुछ पत्थर मिलेंगे, सो बिट्स ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। नाउ अगर सारे रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे रॉक्स हो, द एवरेज साइज ऑफ द रॉक्स इज स्मॉल, या बीच बीच में बड़े पत्थर है, छोटे पत्थर है, या बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है, तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स क्या है उस पर टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड करेगा। नाउ ये टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, जैसे क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल, लोमी सॉइल, अलग अलग टाइप के सॉइल्स हैं जो बेसिकली साइजेस ऑफ पार्टिकल्स पे क्लासिफाइड है। फिर उसके बाद सॉइल में और क्या क्या होता है, तो सॉइल में डिकेड मटेरियल होता है, जैसे कि जब प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स के लीव्स भी जब छूट जाते हैं तो वो सॉइल पे गिरते हैं, बिकॉज उसी पे ग्रो हुए थे। तो जब सॉइल पे गिर गए तो वहां डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया।
अब किसने किया वो डिसइंटीग्रेशन? सबसे पहले समझो, वो डिसइंटीग्रेशन किया, उसके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स है वो, सॉइल के अंदर सिर्फ पत्थर नहीं है। सॉइल इज नॉट जस्ट मेड ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ, और सॉइल में आप कंसिडर करते हो अर्थवर्म, बैक्टीरिया, ये सब चीजें भी कंसिडर करते हो। आने वाले एक वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, तब हमको समझेगा कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में रहने वाले। यस, सॉइल में रहते हैं वो, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं सॉइल में, जो ये जो लिविंग और जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डीके करते हैं, उनको बेसिकली वो उनका खाना है, इट्स अ फूड चेन। ओके, एनिमल्स ईट प्लांट्स, अदर एनिमल्स ईट these animals, then every animal, plant and everything dies, and then earthworm वगैरह उसको खाते हैं, and then it returns to the soil, and then plants eat again. So ये चलता रहता है। But the point is कि आपको समझना है कि सॉइल के अंदर क्या क्या है। ये सब रॉक्स तो, पत्थर तो है ही है, उसके साथ साथ अर्थवर्म भी है। तो कभी आपने प्लांट निकाला होगा या फिर आपने कभी गार्डनिंग की होगी तो आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखे होंगे अंदर। यस, दीज ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो आर पार्ट ऑफ द सॉइल। डीकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डीके होने के बाद वहीं पे रह जाते हैं, बोन्स आर देयर, देन उनको डीके करने के बाद जो भी कंपाउंड्स है वो वहां पर रह जाते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। सो दिस ऑल टुगेदर मेक्स अप अ सॉइल। सो सॉइल, यस डेफिनेटली सॉइल शुरू हुआ था रॉक के वेदरिंग से, पार्टिकल्स बन गए, बट उस पे फिर प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए, फिर एनिमल्स आना स्टार्ट हो गए, फिर दे स्टार्टेड डाइंग, और फिर उसमें ये सब चीजें मिक्स होना स्टार्ट हो गए। क्लियर? गुड। हमस, अब ये जो डीकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसको हमस नहीं ह्यूमस बोलते हैं। हमस तो खाने की चीज होती है, ये तो डीकेड चीज है, ये हमारे खाने की चीज नहीं है, ये अर्थवर्म के खाने की चीज। ह्यूमस, सो ये जो ह्यूमस है इसको जो बोलते हैं हम लोग डीकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमस बोलते हैं। वो मैन्योर का या इट एक्ट्स एज फर्टिलाइजर्स, तो इट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मतलब अगर ज्यादा डेड ऑर्गेनिजम्स उसमें डीके हो चुके हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई है। व्हाई? बिकॉज फाइनली वी आर मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो इफ वी डाई एंड वी आर देयर इन द सॉइल, देन द सॉइल यूजेस अप our nutrients, recycles it and gives it to the plant again. So let's say if you are eating a mango, just think that those nutrients have probably come from a dead cat or dead dog or something like that. Nutrients तो recycle होते ही रहते हैं। So कितना ज्यादा ह्यूमस होगा उसमें वो डिसाइड करेगा उसकी क्वालिटी। टाइप कौन डिसाइड करेगा? वो उसमें साइजेस ऑफ रॉक्स क्या है, ह्यूमस डिसाइड करेगा क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी है या नहीं, और ये भी डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी मतलब अर्थवर्म ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे तो क्वालिटी बेटर होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि सॉइल में क्या क्या है उससे क्वालिटी और टाइप ये डिसाइड होगा। और ऑब्वियसली सॉइल की क्वालिटी और टाइप से ही हम लोग बता सकते हैं कि सॉइल पर क्या क्या ग्रो होगा। चलो तो उस पर बात करते हैं। ह्यूमस जो है इट मेक्स सॉइल मोर पोरस। सो क्यों इससे क्वालिटी बढ़ेगी? बिकॉज इट मेक्स इट पोरस विच अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट। देखो जितना ज्यादा वाटर पेनिट्रेट होल्ड हो पाएगा, जितना एयर अंदर जा पाएगी, उतना ज्यादा ग्रो होने के चांसेस हैं, राइट? सो ह्यूमस मेक्स इट पोरस, मेक्स द सॉइल पोरस। इट हैज नॉट कम फ्रॉम द रॉक्स, इट हैज कम फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वो उसको मोर पोरस बना देता है और वाटर और एयर अंदर जाने को तैयार है। तो इसका मतलब अच्छा अगर सॉइल होगा तो और अच्छे उस पर ग्रोथ प्लांट्स की होगी, और अच्छे प्लांट्स की ग्रोथ होगी, ज्यादा टाइप के प्लांट्स की ग्रोथ होगी, तो डेड मटेरियल भी वहां पर ज्यादा आएगा, बिकॉज वहां पर लीव्स भी गिरेंगी, वहां एनिमल्स भी आएंगे, दे विल डाई देयर, फिर और हमस बनेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ साइकिल, it's a interdependent kind of a system. Mineral nutrients on soil depends on the rock. तो उसके अंदर कौन से मिनरल्स होंगे, जैसे कि कार्बोनेट्स होंगे, या उसमें कुछ एल्यूमिनियम होंगे, या जो भी टाइप के उसमें मिनरल्स होंगे वो डिसाइड करेगा कौन सा रॉक से आया है। ओके, कुछ रॉक्स में एल्यूमिनियम होता है, कुछ रॉक्स में सिल्वर होता है, कुछ रॉक्स में गोल्ड भी होता है। तो ये सॉइल में क्या क्या होगा वो रॉक जो है वो डिसाइड करे। Minerals are not exactly coming from us.
they come from the type of rock. That type of rock will decide. Okay, these factors, तो ये सारे factors मिलके ह्यूमस कितना है, मिनरल्स कौन से हैं, ये डिसाइड करेंगे कि उस पर किस टाइप का और किस बायोडाइवर्सिटी का प्लांट्स वहां पर ग्रो होंगे. और प्लांट्स से ऑब्वियसली एनिमल्स डिपेंडेंट है. सो प्लांट्स कौन से ग्रो हो पाएंगे ये सॉइल डिसाइड करेगा. और सॉइल में हमस क्या कितना है, मिनरल्स कौन से हैं, ये वो डिसाइड करेगा कि किस टाइप का वेजिटेशन, किस टाइप के प्लांट्स वहां ग्रो होंगे. दिस इज वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच यू नीड टू नो, दैट द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन्स एवरीथिंग, क्या, ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सॉइल पार्टिकल्स जिसमें मिनरल्स हैं. ये सारी चीजें देखो ह्यूमस जिसकी हमने बात की थी ये, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये, और सॉइल पार्टिकल्स जो कि है ये तीनों मिलके जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल बन रहा है उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल. सी ऊपर तो सॉइल है, पर आप खोदोगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ऊपर तो सॉइल है ना, दैट विल डिसाइड कि उस पर किस टाइप का वेजिटेशन हो सकता है. कैन आई ग्रो शुगर केन हियर, कैन आई ग्रो कॉटन हियर, कैन आई ग्रो जूट हियर, वॉट एवर डिपेंड्स. सो टॉप सॉइल जिसमें ह्यूमस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और सॉइल पार्टिकल्स है, कौन से मिनरल्स है, यही इसको टॉप सॉइल बोलते हैं. और ये टॉप सॉइल ही डिसाइड करेगा कि उसमें क्या बायोडाइवर्सिटी होगी. मतलब प्लांट्स की क्या डाइवर्सिटी, और प्लांट्स की डाइवर्सिटी पे ऑब्वियसली एनिमल्स की डाइवर्सिटी डिपेंड करती है. राइट, गुड. सो लेट्स लुक 1 or 2 क्वेश्चंस हियर. हमारा और भी पार्ट बचा हुआ है, पर इस पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है क्या देख लेते हैं. तो क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज 3 which says how are living organisms dependent on the soil? Are organisms that live in water totally independent of soil? So living organisms कैसे dependent है soil पे? If we talk about plants live in the soil, they obtain nutrients from the soil, they obtain water from the soil. Okay, so plants are obviously dependent. Soil provides support to them, है ना. soil नहीं होगा तो गिर जाएगा plants. और प्लांट्स है तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हर्बीवोर्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और उस पर डिपेंडेंट ऑब्वियसली हम भी हैं, हम ओमनीवोर हैं. ठीक है ना. सो कुछ कार्निवोर जैसे कि लायन, टाइगर या हाइना, ये सब जो एनिमल्स हैं ये हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे डियर, एलिफेंट वगैरह. तो ये प्लांट से एनिमल्स से नेक्स्ट लेयर ऑफ एनिमल्स, और फिर ये सब कुछ डिपेंडेंट है सॉइल पे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. So yes, every living organism on land at least depends only on the soil. Of course, उसपे water, air, yes, but lithosphere is extremely important. Now the question is, are aquatic animals totally independent of the soil? No. Soil तो वहां पर भी है. Soil तो aquatic animals का मतलब क्या? Let's say aquatic life. So सबसे पहले तो ये है कि there are definitely some organisms growing. फिशेस के अलावा भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग देयर इन वाटर. सो जो मिनरल्स, जो सॉइल, अब जैसे आपको तो पता है कि नदी बहेगी तो टॉप सॉइल भी बह जाएगा, है ना, टॉप सॉइल चला जाएगा. हवा आएगी तो मिट्टी उड़ जाएगी. तो उस चक्कर में नदी के थ्रू आप देखते हो ब्राउन पानी हो गया. कहाँ, क्यों हो गया ब्राउन पानी? बिकॉज मिट्टी चली गई. अब ये मिट्टी जाते 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 समंदर में चली जाएगी, और वहां पर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनने वो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं. व्हेन दे गेट दोज न्यूट्रिएंट्स देन दे ग्रो. व्हाट आर दोज न्यूट्रिएंट्स? ह्यूमस. देन दे गेट सम बैक्टीरिया एज वेल, देन दे गेट दीज मिनरल्स एज वेल. तो ये चीजें मिलती है तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, और वो है तो पूरा फूड साइकिल है एक्वाटिक एनिमल्स का. सो डेफिनेटली रिवर्स के थ्रू दे आर डिपेंडेंट ऑन द सॉइल. ग्रेट, गुड. अब हम इसको हटा देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल पोल्यूशन की. तो चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉक ऑन सॉइल एंड द नेचुरल नेक्स्ट स्टेप टॉकिंग अबाउट सॉइल is its pollution. So we know that we have talked about air,
then we talked about air pollution, then we talked about water and water pollution. Then now we are talking about soil, and we have to talk about soil pollution because that's a reality. And if it is a resource, if it is something which is useful to every living being, then you have to understand that its pollution is a very important topic to talk about. So first of all, pollution है क्या? Soil का, air का pollution हम समझते हैं कि air का composition change हो गया, कुछ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए, कुछ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, पोल्यूटेंट्स बढ़ गए. वाटर पोल्यूशन हम लोग समझते हैं, अनवांटेड चीजें आ गई, ऑयल स्पिल्स हो गए वगैरह वगैरह. बट नाउ सॉइल का पोल्यूशन क्या है? सो इफ यू लुक केयरफुली, पोल्यूशन बेसिकली मीन्स द सेम थिंग. पोल्यूशन मीन्स जो अनवांटेड चीजें हैं वहां पे वो, और जो वांटेड चीजें हैं वो कम हो जाना. बेसिकली कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाना सॉइल का. दिस बेसिकली इज अगेन सॉइल पोल्यूशन. सो सॉइल पोल्यूशन क्या है और कैसे हो रहा है? तो सॉइल पोल्यूशन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉइल विच किल्स डाइवर्सिटी एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. क्या मतलब है? हार्मफुल सब्सटेंसेस हम लोग डाल रहे हैं. अब कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस हम डाल रहे हैं? क्या हम लोग अगर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स, फूड पार्टिकल, फूड वेस्ट या हमारा खुद का वेस्ट, या अगर कोई जानवर मर जाए, अगर वो सॉइल में चले जाए, तो क्या वो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है? बिल्कुल नहीं. डेड लीव्स, डेड एनिमल्स आर नॉट हार्मफुल सब्सटेंसेस, दोज आर यूजफुल सब्सटेंसेस. सो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है? हार्मफुल सब्सटेंसेस वो हैं जिसकी ना सॉइल को जरूरत है ना उसको आदत है. देखो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स, ये जो चीजें यूज करते हैं हम लोग, केमिकली प्रिपेयर्ड, ये चीजें सॉइल को अनवांटेड है, सॉइल को उसकी आदत नहीं है, सॉइल खराब हो जाता. अब सॉइल खराब हो जाता है मतलब क्या? आपको पता है कि सॉइल के कंपोनेंट्स में सिर्फ रॉक नहीं है, सॉइल के कंपोनेंट्स में ह्यूमस है जो अर्थवर्म बनाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. तो अगर आप उसका कंपोनेंट चेंज कर दोगे और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियली डालोगे, तो वो ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? अगर वो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो सॉइल का बैलेंस, सॉइल का कंपोजिशन खराब हो गया, और अगर वो कंपोजिशन खराब हो गया देन इट इज पोल्यूशन. सो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमने ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए, और रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स, हमने जानबूझ के तो रिमूव नहीं किया, बट हमने ऐसी चीजें डाली जिससे यूजफुल सब्सटेंसेस कम हो गए, मर गए. मतलब कि वहां पर अब अर्थवर्म्स कम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. पोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अब वो सॉइल में फर्टिलिटी नहीं रही. इट किल्स डाइवर्सिटी एंड फर्टिलिटी. डाइवर्सिटी मतलब उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी डाइवर्सिटी, उस पे जो प्लांट्स होते हैं उसकी डाइवर्सिटी भी कम हो जाती है बिकॉज अब सॉइल फर्टाइल नहीं है. सो इट्स अ साइकिल. अगर आपने सॉइल खराब कर दिया तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं हुए तो एनिमल्स नहीं होंगे अच्छे, और एनिमल्स नहीं हो पाएंगे तो वहां पर वापस रिटर्न डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स उस सॉइल में जाएंगे ही नहीं, तो फिर सॉइल वापस से रिप्लेनिश होगा ही नहीं. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट सिनेरियो, जहां पर अगर आपने इस सिचुएशन को ब्रेक कर दिया, अगर आपने मॉडर्न फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस किए, सिर्फ सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं सालों सालों तक, देन द फर्टिलिटी बिकम्स लो. आप बोलेंगे सर सॉइल तो वही है ना, सॉइल कहां जा रहा है? बट सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो रहे हैं ना, उनको भी तो रिसाइकल होना चाहिए. अगर वो रिसाइकल होंगे तो प्लांट्स को मिलेंगे, अर्थवर्म को मिलेगा, वगैरह वगैरह. राइट? So modern farming practices involve use of pesticides, fertilizers, which can destroy soil structure. कैसे? Not just by changing the mineral composition, but also by killing microorganisms which recycle nutrients. हम नाइट्रोजन साइकिल में देखेंगे, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको यूजफुल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए इनकी वजह से, तो वो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आएंगे कैसे? सॉइल में. और नहीं आएंगे
then it will be a big problem. Earthworms will also die. So ये जो dead animals, leaves वगैरह है, इनको खाता कौन है? Earthworms. आपने कभी वर्मी कंपोस्ट सुना होगा? वर्मी कंपोस्ट. तो ये वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यहां पर अर्थवर्म होते हैं सॉइल में और हम उनको बायोडिग्रेडेबल मैटर देते हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके दे देते हैं, वेस्ट जो बच गया खाना है वो दे देते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल मैटर जैसे कि डेड एनिमल्स वगैरह भी दे दिया. देन दे मेक हमस आउट ऑफ इट. ह्यूमस, हमस नहीं, ह्यूमस आउट ऑफ इट. सो जब वो ह्यूमस बना देते हैं तभी तो वो पोरस होगा ना. हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि वो पोरस होगा, उसमें एयर जा सकता है, उसमें वाटर परकोलेट हो सकता है और फिर प्लांट्स को अच्छा है. सो अगर आपने इतनी चीजें डाल दी, ये अगर आपने एक्सटेंसिवली डाल दिया फॉर क्विक गेन्स, तो आपका खेती 10 साल 20 साल 50 साल चल भी जाएगा, बट इट इज नॉट अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस. द सॉइल कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ फॉर hundreds of years or thousands of years. Remember, सॉइल बनने में हजारों साल लग गए और अगर वो चीज का कॉम्पोजिशन खराब हो जाए हमारे अनकैलकुलेटेड चीजों की वजह से, देन इट्स अ बिग लॉस फॉर अस एंड फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल erosion. Next sad reality is soil erosion, or let's say sad, or I don't know, depends on which part you are. वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में क्या है हमको पता है. टॉप सॉइल में छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स हैं, ह्यूमस है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ये सब कुछ अर्थवर्म्स है. तो ये सब जो चीजें हैं ये टॉप सॉइल बनाती है. अब ये तो ओवर द ईयर्स बने हैं. ये अगर विंड के साथ, पानी के साथ बह जाए तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. इरोड हो गया, बह गया, और अगर ऊपर का सॉइल निकल गया तो फिर नीचे क्या दिखता है? पत्थर दिखने लगते हैं. अगर आप ऊपर की मिट्टी साफ करो तो आपको पत्थर दिखने लग जाएंगे नीचे. ऊपर तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिख रही है, पर नीचे पत्थर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. तो अगर ऊपर का टॉप सॉइल जो इजीली हवा में उड़ जाता है या पानी के साथ चला जाता है, अगर ये चीजें हो जाए और टॉप सॉइल निकल जाए, देन इट इज कॉल्ड इरोजन, और उससे रॉक्स एक्सपोज हो जाते हैं. अब अगर रॉक्स एक्सपोज हो गए और मिट्टी चली गई तो क्या वो रॉक्स पे प्लांट ग्रो होंगे? क्या उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे? क्या उधर अर्थवर्म्स होंगे? नहीं होंगे. सो इरोजन इज अ बिग थिंग. इरोजन इज अ बिग प्रॉब्लम. तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी ह्यूज व्हेन यू आर ऑन अ माउंटेनस रीजन. माउंटेनस जहां पे बहुत स्लोप्स होती है तो वहां पर पानी गिरता है बारिश में और वो सारा पानी नीचे चले जाता है. सो इट्स अ लॉस ऑफ टॉप सॉइल. लॉस ऑफ टॉप सॉइल फॉर दैट माउंटेनस रीजन. ऑफ कोर्स दैट टॉप सॉइल विल देन गो डाउनवर्ड समवेयर एंड देन इट विल स्प्रेड. जहां पे स्लो हो जाएगा वहां पर आ जाएगा एंड वहां के लोगों को वो सॉइल मिल जाएगा. दैट्स ओके. सो सॉइल इरोजन इज अ सैड रियलिटी फॉर सम पीपल. इट्स अ लाइफ गिविंग थिंग फॉर सम अदर पीपल. जैसे अगर आप देखो हिमालय में से जब वो सॉइल निकलता है तो गंगा में, यमुना में और भी नदियों में से जब वो उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, बांग्लादेश से जाता है तो वहां पर वो सिल्ट डिपॉजिट कर देता है, टॉप सॉइल, और फिर वो टॉप सॉइल पर अच्छी फसल वहां पर होती है. सो यस, सॉइल इरोजन इज अ रियलिटी. रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड अप सॉइल विच रिड्यूसेस इरोजन. तो आप अगर इरोजन को रोकना चाहो, अगर आप पहाड़ पर रहते हो और आप इरोजन को रोकना चाहो, आप नहीं चाहते हो कि मिट्टी निकल जाए, इंपॉर्टेंट लेयर, तो आप वहां पर प्लांट्स, ट्रीज ग्रो करते हो और फिर वहां पर जो वो रूट्स होते हैं वो रूट्स होल्ड करके रखते हैं सॉइल को. बिकॉज रूट्स एंड सॉइल आर देयर काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद ईच अदर, स्टक टू ईच अदर. सो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगा वाटर का भी, वाटर भी होल्ड कर पाएगा और इरोजन भी कम होगा. दिस एक्सपेरिमेंट इज देयर इन योर बुक. तो वो एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो. इट विल टेक सम टाइम. सो रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड अप सॉइल. सो अगर आपको कम करना है सॉइल इरोजन, टॉप सॉइल जो सालों से बना है, सालों की मेहनत के बाद जो सॉइल बना है, वो अगर आपको रोकना है सॉइल इरोजन को,
तो आप डिफॉरेस्टेशन कम करें, मतलब पेड़ काटना कम कर दें, तो जो है वो है, या फिर आप नए पेड़ लगाना, एक्सेलरेटिंग एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन बढ़ा दिया, मतलब आपने पेड़ ग्रो करना, प्लांट करना बढ़ा दिया. They can prevent soil erosion, which will save the biodiversity. So yes, we know that soil पे dependent है plants और plants पे dependent है सब कुछ. So definitely, if you save the soil, if you save the water, if you save the air, save them from pollution, everything, all the life can be, or the biodiversity can be saved. Right? Great. अभी हम लोग कुछ questions कर लेते हैं जो बच गए हैं, और that will be the end of this long video. So question number 2 says, what is soil erosion? ये रहा soil erosion. Addition of soil erosion. Soil erosion is the washing away or the blowing away of the top layer of soil, exposing the rock beneath, is soil erosion. Okay. How do you prevent soil erosion? ये रहा. You reduce deforestation. देखो, you can do this and accelerate deforestation. मतलब पेड़ काटना बंद करो, कम करो, और पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगी. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 and 3. अब एक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5th बचता है, वो है, वी नो दैट मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल. डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन? अभी हमने एयर के बारे में, मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, उनके पोल्यूशन के बारे में पढ़ा. द क्वेश्चन नंबर 5 सेज, आस्क्स यू कि अगर हमने ये पोल्यूटिंग चीजों को अगर बाजू में रखा, कुछ स्पेसिफिक जगहों पर रखा, तो क्या इससे मदद होगी? तो हम बोलेंगे बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे लगाई, इंडस्ट्रीज जो वाटर पोल्यूट करती हैं, जो एयर पोल्यूट करती हैं, जो इवन सॉइल को भी पोल्यूट कर सकता है, ऐसी चीज़ों को, ऐसे इंडस्ट्रीज को अगर हमने बाहर रखा शहर के, तो इंसान बच जाएंगे. हमने एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाई जहाँ फॉरेस्ट नहीं है, तो ट्रीज भी बच जाएंगी, सॉइल भी बच जाएगा. क्योंकि अगर वहाँ बैरन है, वैसे भी वहाँ अगर बैरन है, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, तो देन द लॉस कैन बी मिनिमाइज. ऑफकोर्स वहाँ पर फिर भी प्लांट्स होंगे, वहाँ फिर भी एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका नुकसान होगा, पोल्यूशन होगा, बट यू कैन रिड्यूस इट, नॉट जस्ट फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इवन फ्रॉम एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू. सो यस, इफ यू शिफ्ट योर इंडस्ट्रीज और पोल्यूटिंग थिंग्स, polluting sources to different or specific locations, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज जो साउंड पोल्यूशन करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं, अगर आप उनको दूर रखते हो तो नॉइज पोल्यूशन कम होगा हमारे रेसिडेंशियल एरिया में या जंगल में. तो जंगल में हम लोग ये इंडस्ट्रीज नहीं खोलेंगे तो एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी तकलीफ नहीं होगी. सो यस, डेफिनेटली इफ यू आइसोलेट दीज थिंग्स, दीज polluting industries to a particular location, then the losses, then the pollution can be minimized. Okay, great. So इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए. अगर आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, सर क्वेश्चन नंबर 1 था सॉइल कैसे बनता है. सॉइल कैसे बनता है? सन, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विंड, इन सब फैक्टर से बनता है. तो वो पूरा जो हमने लिखा था वो आप एज एन आंसर लिख सकते हैं. ग्रेट, चलो, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं, तब तक पढ़ाई करते हैं.